हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज की कहानी। फ्रेंड्स, मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मेरी माँ चल बसी। कुछ दिन बाद पिता की मौत हो गई। मुझको दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वे गांव में दूसरों के घर का काम करती थी, इससे हम दोनों का गुजारा हो जाया करता था। मैं जब 6 साल की हुई तो दादी ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहाँ मेरा मन नहीं लगा। मैं स्कूल से भागकर घर आ जाया करती थी। दादी ने मुझे पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मुझको नहीं पढ़ा पाई। धीरे धीरे मैं 16 साल की जवान लड़की हो गई। तब दादी को रातों में नींद नहीं आती थी। मेरे ब्याह की चिंता हर पल उनके दिमाग पर हावी रहने लगी। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्याह होगा वगैरह। जायदाद के नाम पर ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर बनी झोपड़ी और शादी के वक्त के कुछ चांदी के जेवर और सिक्के, यही थी दादी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी। रात दिन इसी चिंता में घुलकर दादी की कमर भी झुकने लगी। गांव बिरादरी के ही कुछ लोगों ने दादी पर तरस खाकर पड़ोस के गांव के विनोद के साथ मेरा ब्याह करवा दिया। विनोद सीधा साधा और मेहनती था, जो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। घर में माँ बेटे के अलावा एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे। इसके अलावा फसलों की रुपाई कटाई के समय माँ बेटे दूसरों के खेतों में काम किया करते थे। शादी के बाद 3 लोगों का पेट भरना मुश्किल होने लगा, तो विनोद कमाने के लिए शहर चला गया। शहर में हर दिन कहीं ना कहीं काम मिलता, जिससे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। विनोद जी लगाकर काम करता, जिससे मालिक विनोद से बहुत खुश रहते। विनोद ने 1 साल में काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए थे। 1 साल बाद वह वापस आ गया। गांव आने से पहले विनोद ने मेरे और माँ के लिए घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीज़ें खरीदी। अपने लिए उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। घर आकर विनोद ने बड़े जोश से मुझको फ़ोन दिखाया और शान से बोला, यह देख, इसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं। देखने में छोटा है, पर इसके अंदर ऐसा तार लगा दिए हैं कि हज़ारों मील दूर रहकर एक बटन दबा दो और जितनी भी चाहे बातें कर लो। यह सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैंने फ़ोन लेने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं थोड़ी देर उलट पलट कर फ़ोन को देखती रही। फिर मैंने विनोद से कहा, सुनो, हमें साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए। तुम जाने से पहले हमें यह फ़ोन देते जाना। वहाँ जाकर अपने लिए दूसरा फ़ोन खरीद लेना, फिर हम दिन रात फ़ोन पर बातें करेंगे। विनोद हंसते हुए बोला, पगली, बातें मुफ्त में नहीं होती हैं, इसमें पैसा भरवाना पड़ता है। इस तरह हंसते बतियाते कई महीने गुजर गए। विनोद फिर काम पर वापस चला गया। इस बार मैं ज़्यादा दुखी नहीं थी। विनोद के जाने के बाद अब सास की डांट खाकर भी मैं रोती नहीं थी। मैं माँ बनने वाली थी और यह खबर मैं विनोद को सुनाने के लिए बेचैन थी। मैं मोबाइल फ़ोन लेकर किसी कोने में पड़ी रहती और विनोद के फ़ोन के आने का इंतज़ार करती रहती। 1 महीने बाद आखिर वह दिन भी आया जब मोबाइल फ़ोन की घंटी घनघना कर बज उठी। थरथराते हाथों से मैंने फ़ोन का बटन दबाया और जी भर कर विनोद से बातें की। सास से भी विनोद की बात करवाई गई। जब पैसे ख़त्म हो गए तो फ़ोन कट गया। देर तक फ़ोन को गोद में लेकर मैं बैठी रही। वक्त गुजरता गया। विनोद फिर से गांव वापस आया। वह इस बार भी अपने साथ कपड़े, सामान और पैसे लेकर आया था। मेरा पीला चेहरा देखकर विनोद को चिंता हुई। इस बार मुझमें वह चंचलता भी नहीं दिख रही थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप सी पड़ी रहती। विनोद ने जब इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने कहा कि ऐसा होता है ही है, चिंता की कोई बात नहीं। मेरी सास ने कहा, इसे कुछ दिनों के लिए इसकी दादी के पास छोड़ दे। ठीक है माँ, कहते हुए विनोद ने सहमति में सिर हिला दिया। दूसरे ही दिन विनोद मुझको मेरी दादी के पास पहुंचाकर अपने गांव लौट आया। अब विनोद को मेरे
बिना घर सुनसान सा लगता। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता था या फ़ोन से खेलता रहता। एक दिन विनोद ने अपने किसी साथी को फ़ोन लगाया। हेलो कहते ही उधर से किसी औरत की आवाज़ सुनकर विनोद हड़बड़ाया और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से विनोद के मोबाइल फ़ोन पर 2 बार मिस्ड कॉल आई। विनोद की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं बल्कि कोई रॉन्ग नंबर था। जिस औरत ने फ़ोन उठाया था वह हमारे गांव से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहता था। उस औरत का नाम सीमा था। उसकी आवाज़ में मिठास थी और बात करने का तरीका दिलचस्प था। धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगीं। फिर एक दिन उस औरत ने विनोद को मिलने शहर बुलाया। विनोद जब उसके घर पहुंचा और सीमा को देखा तो देखता रह गया। गोरा रंग और चरहरे बदन की सीमा की अदाओं में गजब का खिंचाव था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों बात करते करते एक दूसरे के पास आ गए। फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर जमकर अपनी सुझाई। फिर विनोद वापस आया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। मैं एक बेटी की माँ बन गई। विनोद जब वापस शहर जाने लगा तो उसकी सास ने मुझसे मिलने को बोला। वह मुझसे मिलने आया लेकिन अब उसमें पहले जैसा लगाव नहीं था। मुझको उसके इस बर्ताव से थोड़ा शक हुआ, लेकिन मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम हो। विनोद वापस काम पर चला गया। जाने से पहले वह सीमा से भी मिला। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। विनोद वहीं रहकर दूसरा रोजगार भी करने लगा। अब वह सीमा को पैसे भी भेजने लगा था। तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय बाद विनोद जब वापस घर आया तो आते ही सीमा से मिलने चल पड़ा। ना तो उसने मेरी खबर ली, ना ही बेटी के बारे में पूछा। अब सीमा भी उसमें मिलने गांव की ओर चली आती। दोनों कभी गांव के बाहर वाले स्कूल में, कभी खेतों के पीछे, तो कभी कहीं और। ऐसे ही मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। सुनसान ससुराल आकर मैंने देखा कि विनोद या तो घर में नहीं रहता और अगर रहता भी है तो हमेशा कहीं खोया खोया सा, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के बटनों को दबाता रहता। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि विनोद किसी से बातें कर रहा। आधी रात बीत चुकी थी। इस वक्त किससे बातें कर रहा है। बातों का सिलसिला लंबा चला। मैं दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, पर मेरी समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। दूसरे दिन मैं मौका पाकर विनोद का फ़ोन लेकर बगल वाले मोहन, जो 11वीं में पढ़ता था, के पास गई और उसे सारे मैसेज पढ़कर सुनाने को कहा। मैसेज सुनकर मैं गुस्से से सुलग उठी। मैं विनोद के पास पहुंची और उसे नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए विनोद सकपकाया, पर दूसरे ही पल संभल गया। वह बोला, अरे पगली, मुझ पर शक करती है। यह तो मेरे साथ काम करने वाले की घरवाली का नंबर है। वह इस दफ़ा पर घर नहीं आया, इसीलिए उसका हालचाल पूछ रही थी। मैं चुप रही, पर मेरे चेहरे पर संतोष के भाव नहीं आए। मैं विनोद और उसके मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखने लगी थी। 2 दिन बाद ही रात को मैंने विनोद को सीमा से फ़ोन पर यह कहते हुए सुन लिया कि कल रविवार है, स्कूल पर आ जाना। 2-3 दिनों के बाद फिर मुझे वापस लौटना होगा। दूसरे दिन विनोद घर से निकल गया और स्कूल पर सीमा के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में सीमा दूर से आती दिखी। कुछ देर तक दोनों खेतों में ही खड़े बातें करते रहे। फिर स्कूल के भीतर आ गए। मैं भी वहां पहुंच गई और दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। सीमा बोली, ऐसे छिप
छिपकर हम आखिर कब तक मिलते रहेंगे विनोद, हमेशा ही डर लगा रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। विनोद प्यार से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ, बस महीने भर रुक जाओ, दोस्तों के साथ तुम्हें नहीं रख सकता। इस बार जाते ही कोई अलग कमरा लूँगा, फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। उसके बाद छिप छिप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इतना सुनते ही मैं आग बबूला होकर अंदर पहुँच गई और सीमा पर टूट पड़ी। विनोद ने हम दोनों को अलग किया और गुस्से में मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा। मैं भौचक्की रह गई। उसने मुझसे बोला, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। यह सुनते ही मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो दोनों वहाँ से चले गए और मैं उनको बस देखती ही रह गई। घर आकर मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी दादी के पास चली आई और खुद कमाकर अपना और अपनी बेटी के पालन पोषण की सोच ली। सो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।